फर्स्ट पॉइंट है कार्बन इज एन एलिमेंट, हम सबको पता है कि भाई कार्बन एक एलिमेंट है। सेकंड पॉइंट, द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी, कार्बन का सिंबल सी होता है, ये भी हम जानते हैं। थर्ड है इट इज़ अ नॉन मेटल, ठीक है, ये एक नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता तो कैटायन बनाता, कैटायन बनाता तो ये मेटल होता, तो ये मेटल नहीं है, ये एक नॉन मेटल है। फिर फोर्थ पॉइंट है ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे फिर वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे कार्बन बेस्ड कंपाउंड से ही मिलकर बने हैं, और इसी वजह से कार्बन पर बेस्ड जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोल देते हैं। अगला है वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे किसी प्लांट की वुड का छोटा सा टुकड़ा है, अब मैं नहीं जानता कि ये वुड है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये कार्बन का कंपाउंड है, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत बड़ा एक वुड का टुकड़ा है, हम उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, उस छोटे से टुकड़े को हम जलाएंगे, अगर जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये कार्बन का ही एक कंपाउंड था, ये कार्बन से ही बना हुआ था। समझ गए? तो ये कार्बन की एक टेस्ट हो गया कि कार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो इट बर्न्स प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि कार्बन जो है कभी भी मेटल नहीं होता, कार्बन कैटायंस नहीं बनाता, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करता। तो जब कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अगर डोनेट करता हुआ होता तो मैं ये कहता कि ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा, लेकिन जब कार्बन डोनेट नहीं करता इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, और जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वहाँ पर बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसमें देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज Kl2 4, मतलब के पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, so it is not possible to remove 4 electrons from a carbon atom. Also, it is not possible to add as many as 4 electrons to a carbon atom due to energy considerations. तो कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का जब हमने देखा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,4। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी कंसिडरेशंस की वजह से ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ इतना है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये जो पहला शेल होता है इसको के शेल बोलते हैं, जो कि बहुत छोटा शेल होता है, और जो दूसरा शेल है उसको एल शेल बोलते हैं। तो पहला शेल तो बहुत छोटा है, उसके बाद जस्ट दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, इनको न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो काफ़ी मतलब स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, अपने तरफ थोड़ा सा खींच कर रखता है। तो इस वजह से ये तो पॉसिबल नहीं होता कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, और एनर्जी कंसिडरेशंस की वजह से ये भी पॉसिबल नहीं होता कि बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ऐड कर दिए जाएँ। तो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट कर सकता, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना तो डोनेशन होगा ना एक्सेप्टेंस होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ही हमेशा बनेगा, ठीक है ना। तो कार्बन फॉर्म्स ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड्स। 10 कार्बन सिलिकॉन के साथ भी सेम केस होगा। सिलिकॉन के साथ भी बिल्कुल सेम केस होगा। Thus carbon always forms covalent bonds, that is it achieves the inert gas electron arrangement only by sharing of electrons. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ही होगी। तो अभी तक हमने देखे कार्बन के 5-6 जो पॉइंट्स देखे हैं। पहला पॉइंट ये है कार्बन इज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट होता है। दूसरा पॉइंट द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी, सभी को पता है कार्बन का सिंबल सी होता है। तीसरा पॉइंट इट इज़ अ नॉन मेटल, हम जानते हैं कि ये एक नॉन मेटल होता है। चौथा पॉइंट है ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड से मिलकर बने हैं, उसी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। अगला है जो चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट जो है वो है कि हम कार्बन की प्रेजेंस किसी भी कंपाउंड में ऐसे चेक कर सकते हैं कि उसको अगर हम एयर में बर्न करेंगे तो इट विल बर्न प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर। अगला है कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, हमेशा ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो फिर ये शेयरिंग करेगा।
और जहाँ पर भी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की वहाँ पर बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सिंस वन कार्बन एटम रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर, देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना दूसरा वाला जो शेल है इसको स्टेबल करने के लिए, कितने 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि 4 ही उसकी वैलेंसी है, और 4 को हम केमिस्ट्री के टर्म्स में टेट्रा बोल देते हैं। तो टेट्रा वैलेंट यानी कि टेट्रा वैलेंसी, 4 उसकी वैलेंसी होगी। इसके बाद देखेंगे सेल्फ कॉम्बिनेशन। तो टेट्रावेलेंट के बाद में एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, उसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो है कार्बन की एक खास प्रॉपर्टी होती है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद के साथ ही जुड़ता रहता है और जुड़ते बहुत लंबी लंबी चेन्स बना लेता है ये, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन भी बोल देते हैं। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग और यूनिक प्रॉपर्टी, पेज नंबर 2 पर आ जाएगी। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद इटसेल्फ एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। एक बड़ी आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब बिल्कुल यूनिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की कि ये अपने ही साथ जुड़कर बहुत लंबी लंबी चेन्स बना लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टेन C8H18, ऑक्टेन एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है पेट्रोल का। C8H18, one of the constituents of petrol, has a chain of 8 carbon atoms, and some of the organic compounds like starch and cellulose contain chains of hundreds of carbon atoms। तो जैसे कि एक कंपाउंड हो गया ऑक्टेन, ऑक्टेन में क्या होता है कि इसके अंदर 8 कार्बन एटम्स की चेन होती है, और इसमें कंपाउंड्स जो हैं जैसे कि स्टार्च हो गया या सेल्यूलोज हो गया, तो ये भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारा, मतलब सो मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम इसमें ऑक्टेन कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऑक्टेन की, तो ऑक्टेन क्या है C8H18। तो C8H18 में आप देख रहे हैं कि कार्बन के कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स हैं, 8 एटम्स हैं। तो ये जो कार्बन के 8 एटम्स हैं, इससे ये पता चलता है कि कार्बन बहुत लंबी लंबी चेन खुद के साथ ही जुड़ बनाता रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन भी बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन एटम्स अमंग देमसेल्व्स एंड विद अदर एलिमेंट्स मेक्स द कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। क्योंकि ये इतनी लंबी लंबी चेन बनाते हैं, तो इतनी लंबी चेन बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई ये इतना लंबा लंबा जुड़कर इतनी बड़ी बड़ी चेन बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये बहुत स्टेबल कंपाउंड्स होते होंगे, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन इज नोन एज कैटेनेशन। नो अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन एग्जिबिट्स दिस प्रॉपर्टी। कार्बन के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है जो इतनी लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को, इसका रीज़न बस यही है कि कार्बन जो है ना, कार्बन की जो वैलेंसी है वो टेट्रा वैलेंसी है, मतलब वो 4 है उसकी वैलेंसी। तो यानी कि ये दोनों तरफ सेटिस्फाई करता है, मतलब ये जिनको एक्सेप्टेंस चाहिए उनके साथ भी जुड़ जाता है, जिनको डोनेशन करनी है इलेक्ट्रॉन्स की उनके साथ भी जुड़ जाता है। और बहुत ज़्यादा मतलब नेचर में जो इसकी अकरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, नेचर में मिलता बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे जो चीज़ मिलती बहुत ज़्यादा है तो उसके कंपाउंड्स भी एक्सेप्शनली स्टेबल ही होंगे। तो सर हाइड्रोजन को तो सर सेल्फ कंबाइन नहीं करना चाहिए। हाइड्रोजन में फिर वही प्रॉब्लम है ना कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो बेचारा कहाँ कहाँ जुड़ेगा, किस किस के साथ जुड़ेगा। सर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता वो भी। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है लॉन्ग लॉन्ग चेन्स की। तो हाइड्रोजन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ऐसे सिलिकॉन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन क्या है कि उतनी लंबी चेन नहीं बनाते जितनी लंबी चेन कार्बन बना सकता है। अगला देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब है कि किस किस फॉर्म में कार्बन हमको मिलता है। तो कार्बन हमको 3 फॉर्म्स में मिलता है। एक फॉर्म होती है उसको बोलते हैं डायमंड, एक होती है उसको बोलते हैं हम ग्रेफाइट, और तीसरी जो फॉर्म है उसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। तो डायमंड इज अ कलर्ड एज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। तो डायमंड एक कलर्ड एज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसमें मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चमक होती है उसके अंदर। ब्रिलियंस का मतलब चमक, शाइन। अगला देखिए, डायमंड इज़ क्वाइट हैवी एंड हार्ड। डायमंड जो है वो काफ़ी हैवी भी होता है और काफ़ी हार्ड भी होता है। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। इससे ज़्यादा हार्ड नेचुरल सब्सटेंस हमें पता ही नहीं है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो हमें नेचर में मिलता है। अगला पॉइंट है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बैड कंडक्टर होता है। और फोर्थ है, इट बर्न्स कम्प्लीटली इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच शोज इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन ओनली।
अगर डायमंड को जला देते हैं तो वो पूरी तरीके से जल जाता है और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस होती है। तो उससे ये समझ में आता है कि इसके अंदर सिर्फ कार्बन और कार्बन ही है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। फिर देखेंगे नेक्स्ट है ग्रेफाइट हमारे पास, मतलब एक तो फॉर्म कार्बन की क्या होगी डायमंड, और कार्बन की दूसरी फॉर्म क्या होगी ग्रेफाइट। तो डायमंड की फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है। तो अब ग्रेफाइट की बात करते हैं। तो ग्रेफाइट इज़ अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ग्रेफाइट जो है ये एक ग्रेइश और या फिर ब्लैक कलर का ओपेक सब्सटेंस होता है। ओपेक मतलब इसके आर पार लाइट नहीं गुजर सकती, जैसे कि डायमंड होता है। तो डायमंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है, उसके आर पार लाइट गुजर जाती है। तो ग्रेफाइट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। सेकंड है ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड। तो डायमंड के कंपैरिजन में जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट काफ़ी हल्का होता है। तो ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड। इसके बाद इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। तो जैसे डायमंड के बारे में हमने देखा था कि डायमंड बड़ा हार्ड होता है और बड़ा हैवी सब्सटेंस होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट काफ़ी सॉफ्ट होता है एंड इट इज स्लिपरी टू टच। मतलब उसको अगर टच करते हैं तो हाथ में फिसलने लगता है, काफ़ी स्लिपरी होता है। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट बिल्कुल डायमंड का ऑपोजिट है कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है, जबकि डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। फिर ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट में, मैं अभी अगला पॉइंट आपको ये समझाऊंगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और डायमंड जो है, डायमंड के सारे इलेक्ट्रॉन्स की कहीं ना कहीं आपस में दूसरे कार्बन के साथ में बॉन्डिंग हो रखी होती है। ग्रेफाइट में एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए हमको फ्री इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से ये जो है ये कंडक्ट करता है ग्रेफाइट। देखिएगा पेज नंबर 3 पर हूँ मैं अपना ऊपर की तरफ। इट बर्न्स कम्प्लीटली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड विच शोज दैट इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। तो क्या होता है कि ये भी पूरी तरीके से कार्बन का ही बना होता है, क्योंकि जब इसको बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और पूरी तरीके से ये बर्न हो जाता है, जल जाता है। अच्छा जी, उसके बाद अब अगला जो पॉइंट है, यहाँ पर बीच में एक डायग्राम दे रखा है, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड। तो जब डायमंड की बात करते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड, ये देखिएगा ये क्या है। एक मिनट वेट करें जरा। देखिए यहाँ पर जो ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम देखिएगा, इसमें अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड भी दे रखा है और स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट भी दे रखा है। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है वो लेटरल होता है, जबकि कार्बन का स्ट्रक्चर जो है वो वर्टिकल होता है। डायमंड का वर्टिकल होता है। तो इसमें ऐसा है कि जैसे एक डॉट यहाँ पर बनाया, उसके बाद 1 2 3 और 4, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 और 3। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड। तो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड वाला डायग्राम है ये। इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो डॉट दिखा रखे हैं ना, इस डॉट का मतलब क्या है, कार्बन एटम। ठीक है, तो ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स का मतलब है कार्बन एटम। ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज जॉइंट टू 4 अदर कार्बन एटम्स। हर एक डॉट का मतलब कि यहाँ पर कार्बन एटम है। सर खाली कार्बन, सिर्फ कार्बन। ईच कार्बन एटम इज जॉइंट टू 4 अदर कार्बन एटम्स, is joined to 4 other carbon atoms। उसके बाद देखिएगा
अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये वाला कार्बन एटम है, तो ये वाला कार्बन एटम जितने भी डॉट्स हैं, डॉट्स का मतलब सी है, तो बार बार सी सी ना लिखकर हमने डॉट लगा दिया सिर्फ। तो अब देखिएगा कि इसमें हमने ऐसा करा कि जैसे ये है तो ये 1 से 2 से 3 से और 4 से, ये 4 से जुड़ गया। अब जब इसकी बात करेंगे तो ये एक इधर एक इधर एक इधर, तो तीन जगह तो यहाँ बॉन्ड इसने बना लिया और एक जगह बना हुआ है ऑलरेडी, तो ये भी 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ गया। ऐसे ये वाला भी 1 2 3 और 4, ये भी 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ गया। तो हर एक कार्बन एटम जो है वो 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ता चला जाता है। इसके आगे भी चेन पर चेन बनती चली जाएगी, क्योंकि मैंने तो अभी सिंगल बनाकर दिखाया। इसके बाद ये भी 4 से जुड़ेगा, फिर अगला भी 4 से जुड़ेगा, फिर अगला भी 4 से जुड़ेगा, सब 4 से जुड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ कोई फ्री कार्बन एटम रहता ही नहीं है, इस वजह से ये कंडक्ट नहीं करता। अब वहीं पर अगर मैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखूँ तो ग्रेफाइट में ऐसा होता है कि ग्रेफाइट में लेटरल स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, एक सर ग्रेफाइट से नेचुरल अकरिंग मिलता है क्या? क्या बोल रहे हो? सर ग्रेफाइट से नेचर में ऐसे ही है। हाँ, फिर सर दोनों की कंडीशंस अलग अलग होगी ना फॉर्मेशन की? हाँ बिल्कुल। लेकिन जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में ये देखा जाता है कि जब इसको बर्न करा जाता है ना, चाहे डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो, पूरी तरह से बर्न होकर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ जो है, ये चीज़ जस्टिफाई हो गई कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही बने हुए होते हैं। तो कार्बन की ही दोनों फॉर्म्स होती हैं, चाहे डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो। अच्छा, इसके बाद देखिए सर कैसे डायमंड्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो सर उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो सकता? डायमंड के अलग अलग फॉर्म्स कौन से होते हैं? सर नाम ऐसे वो तो जो ये जो ज्वेलरी शॉप्स होती है ना, इनका तो बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है कि ये वाला डायमंड है, इसमें हमने इतनी कटिंग कर रखी है, इसमें हमने उतनी कटिंग कर रखी है, तो वो करते हैं। लेकिन बेसिकली डायमंड तो होता है एक जैसा ही है। अगर हम ये कहें कि डायमंड नेचुरली हमको अलग अलग फॉर्म्स में मिलेगा, तो नहीं, डायमंड नेचुरली हमको एक ही फॉर्म का मिलेगा। उसके बाद जो ज्वेलर्स होते हैं वो उसको अलग अलग फॉर्म की कटिंग करके, अलग अलग फॉर्म के क्रिटिकल एंगल्स उसमें डेवलप करके ज़्यादा चमक वाला डायमंड और कम चमक वाला डायमंड बना लें, वो अलग चीज़ है। सर डायमंड को कट कैसे कर सकते हैं सर? डायमंड को डायमंड से ही कट किया जाता है। सर जो कलरफुल अलग अलग कलर के आते हैं, वो तो कलर ऐड किया जाता है। नेचुरली नहीं मिलते मेरे को अलग अलग रंग, नेचुरली तो ट्रांसपेरेंट मिलेगा। अब देखिए, जैसे मैं इस डायमंड की बात करता हूँ, ये जो डायमंड, सॉरी, इस कार्बन एटम की बात करता हूँ, ये मैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो ग्रेफाइट इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग बनाकर एक दूसरे के साथ चिपकता चला जाता है। तो अब क्या है कि जैसे ये वाला कार्बन एटम है, तो ये वाला कार्बन एटम इधर वाले कार्बन से जुड़ गया, इधर वाले कार्बन से जुड़ गया और इधर वाले कार्बन से जुड़ गया। तो 1 2 कितनों से जुड़ा? 1 2 और 3 से जुड़ा। तो एक कार्बन एटम, एक वैलेंसी तो इसकी फ्री रह गई। सिमिलरली जब इसकी बात करते हैं तो ये इससे जुड़ता है, इससे जुड़ता है और ये इससे जुड़ जाता है पीछे वाले से। ठीक है, ऐसे ही कितने से जुड़ा? 1 2 और 3 से, तो एक फ्री रह गया। ऐसे ही जब मैं इसकी बात करता हूँ तो ये वाला इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया 2 और इससे जुड़ गया। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये लेटरली जुड़ते चले जाते हैं जो कार्बन के एटम्स हैं ग्रेफाइट में, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन इनका फ्री छूटता चला जाता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री छूट गया, इसका मतलब क्या है कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। तो ऐसे ही जब यहाँ वाला कार्बन है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ वाला कार्बन एटम है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री, टोटल 2, इधर वाले कार्बन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री, टोटल 3। तो ऐसे ही करते 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 अगर 100 कार्बन एटम है किसी एक कार्बन के कंपाउंड में, यानी कि ग्रेफाइट के किसी एक बड़े टुकड़े में अगर 100 कार्बन एटम है, तो 100 कार्बन एटम्स जुड़ रहे हैं एक के पीछे एक, तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। और जब 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन ही काफ़ी है कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। तो ये 2 तरीके के डायग्राम है, ये तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है और ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। सर आगे ठीक है। वाला भी तो हो सकता है जो आगे। अरे हाँ, बहुत बड़ी बड़ी चेन बनती है। तो मैंने एलिमेंटली मतलब बेसिक चेन बनाकर दिखा दिया, बस बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपको कोई बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। बताइए जी, समझ में आ गया इतना? ऑनलाइन वाले बता दें। ठीक है, चलिए। यस सर। ओके, 1 मिनट वेट करिए बस, अभी आगे कंटिन्यू करते सर हैं। ऐसा पॉसिबल कैसे होता है? नेचुरली बनता है, तो नेचुरली अगर कर दिए। डबल बॉन्ड होता है इसमें कुछ? नहीं, डबल बॉन्ड की बात नहीं है। ये जब कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ रहा है ना, तो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेंगे दोनों के दोनों। चाहे ग्रेफाइट की बात करें चाहे डायमंड की बात कार्बन करें। पे डबल बॉन्ड नहीं जुड़ सकते। जुड़ता है, क्यों नहीं जुड़ता? आगे हम करेंगे ना। सर एक दूसरे कार्बन कार्बन से। कार्बन कार्बन जुड़ता है डबल बॉन्ड से। एल्कीन में कार्बन कार्बन से ही जुड़ता है डबल बॉन्ड से।
एल्काइन में कार्बन कार्बन से ही जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से, तो वो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन हम तो अभी बाकी कार्बन के कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं। अभी क्या है कि जब मैं डायमंड की बात करूँ तो डायमंड सिर्फ प्योर कार्बन है, वो उसमें कोई और एलिमेंट मिक्स नहीं है। अगर मैं ग्रेफाइट की बात कर रहा हूँ तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, कोई और एलिमेंट उसमें नहीं है, ठीक है। चलिए जी। सर कोल में क्या होता है, मतलब कोल में से कार्बन होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? कोल भी जो है ना, कोल भी ये आपका मतलब आप समझ लीजिए कि ये भी इसी की फॉर्म है, ग्रेफाइट की। मतलब जो कोल है ये भी आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन ही है। कोल को भी जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस होती है। पर कोल एंड पेट्रोलियम आएगा? कोल और पेट्रोलियम में थोड़ा सा पोर्शन है बस, अब बता दूंगा आपको क्या क्या करना है। कोल और पेट्रोलियम तो नहीं है इस बार, कोल और पेट्रोलियम नहीं है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो पहले करने के रास्ते थे, इस बार वो करते हैं। कोल और पेट्रोलियम नहीं है। ये मैंने पढ़ाया था, इनको संजय वालों ने पढ़ाया था, इनको यहाँ पर पढ़ाया पूर्व पहला कौन सा है? गणित। हाँ मेरा भी 2 मेरा तारीख भी से। सी गया 2 तारीख मेरा टेस्ट को सेकंड का है मेरा कब है? मेरा टेस्ट को मेरा फिफ्थ को 2 into 5 10। हाँ हाँ मैं भी यही बोल रही हूँ। बॉन्ड्स बन रहे हैं। टेस्ट को बड़ा हुआ इसका उसको टाइम का कैसे बताना? नहीं मैं सारे में वही बस तैयारी करी किसका रजिस्ट्री की? नहीं वो पढ़ रहा होता और कैसे करता है? ट्यूशन में आके ओए चीटिंग कर पाता है? क्या? कीबोर्ड में चीटिंग होती है, कीबोर्ड होम एग्जाम होता है बस में थी हो सकती है। ऐसे स्ट्रिक्ट चेकिंग करनी होती है कि टीचर पहले पूरा चेक करती है कि चीट नहीं है। नहीं, हमारे में तो नहीं करती। मैं सोच रहा हूँ बहुत लेगा। अगर क्लास का टीचर अटेंड कर देते हैं। मैं इसमें देखूंगा क्या होता है। सेकंड एग्जाम में स्कोर चलिए यूजेस ऑफ डायमंड देखिए। डायमंड में क्या है, पहला इसका यूज है ड्यू टू इट्स हार्डनेस डायमंड्स आर यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लास कटर्स, सॉ फॉर कटिंग मार्बल एटसेट्रा। तो इसकी हार्डनेस की वजह से जो डायमंड्स हैं इनको यूज़ करा जाता है मार्बल्स कट करने के लिए, या फिर ग्लास को कट करने के लिए, या फिर बहुत हार्ड रॉक्स को भी कट करने के लिए डायमंड को यूज़ करा जाता है। फिर कैसे? जैसे रास्ते बनाए जाते हैं ना, बड़े बड़े पहाड़ों में जो रास्ते बनाए जाते हैं तो वो डायनामाइट से काटने का रास्ता खत्म हो, वो टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। अब क्या है कि अब बड़ी सी मशीन होती है, जैसे ये जो आपकी ये जो मशीन्स होती है ना, ये बुलडोज़र वाली जो मशीनें होती हैं, तो इस मशीन में जो सॉ होता है, जो उसकी कटिंग की डिवाइस होती है, उस कटिंग की डिवाइस में आगे की साइड जो है वो डायमंड लगा दिया जाता है। क्योंकि अगर आयरन का बनाएंगे ना उसको, तो आयरन कहीं ना कहीं जाकर मुड़ना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। डायमंड की एक खास बात होती है, टूटता ही नहीं। कितने भी भारी से भारी बड़े से बड़े पत्थर से आप उसको टकरा दें वो नहीं टूटेगा, पत्थर टूट सकता है वो नहीं टूटेगा। तो बड़ी अमीरी का काम है। हाँ बड़ी अमीरी का काम है। हाँ ये तो कोई चलाने वाला चला के देगा। नहीं, ऐसे चुरा के नहीं ले जा सकता ना। चलिए जी अगला देखिएगा। डायमंड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी ड्यू टू देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लस्टर। उनमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लस्टर होती है, तो इस वजह से उसको जो है ज्वेलरी बनाने के भी काम में लाया जाता है। थर्ड है शार्प एज डायमंड्स आर यूज्ड बाय आई सर्जन्स एज अ टूल टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम आईज विद अ ग्रेट प्रिसीशन। तो जो शार्प एज डायमंड्स होते हैं, यानी कि डायमंड्स जिनका एज बहुत शार्प होता है, बड़ा पैना होता है, तो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिसीशन के साथ में, जैसे मान लीजिए कैटरेक्ट सर्जरी करनी है, तो कैटरेक्ट में क्या होता है कि आई के ऊपर एक बारीक सा मेम्ब्रेन, टिश्यूज़ का एक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाता है। हमें जो आई सर्जन्स होते हैं, आई सर्जन्स को बहुत ही सावधानी के साथ उस मेम्ब्रेन को रिमूव करना होता है। तो अगर मान लीजिए कि उस मेम्ब्रेन को रिमूव करते टाइम, मान लीजिए आपने आयरन का बना रखा है उसको, डिवाइस को, जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप उसको पकड़ कर खींच रहे हैं, या आपने उसको स्टील का बना रखा है, मान लीजिए वो इतना बारीक है, इतना शार्प कर रखा है कि वो टूट कर आँख में गिर जाए, तो पता चला आपने कैटरेक्ट तो एक बार को रिमूव कर दिया, लेकिन उसका एक टुकड़ा वो आँख के अंदर गिर गया, तो वो आँख को और अंदर से डैमेज कर रहा है। तो उस नुकसान से बचने के लिए
उसको डायमंड का बनाया जाता है। उसके जो टिप्स होते हैं, ये नहीं कि पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट ही हीरे का बना दिया, नहीं, बस आगे का जो टिप है उसको हीरे का बना देते हैं। उससे क्या होता है कि वो कितना भी शार्प क्यों ना हो, जैसे पेंसिल का आगे का सिक्का होता है, जो नोक होती है उसकी, वो बहुत पैनी होती है, तो वो हल्के से आपने देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा हल्का सा भी आप स्ट्रेस डालकर लिखते हैं तो वो टूट जाती है। तो वो टूटे ना, उसके लिए क्या करा जाए कि उसकी टिप को बना दिया जाता है, जो डिवाइस होती है उसके टिप को डायमंड का बना देते हैं और उससे खींचकर आसानी से कैटरेक्ट को रिमूव कर देते हैं। तो जैसे कैटरैक्ट का मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन का होता है। हाँ, प्रोटीन का बनाते सर हैं। हाँ जी, सर डायमंड से डायमंड का थोड़ा जाता है, बस अगर सबसे पहला डायमंड होगा सही है थोड़ा। ये भगवान जानते हैं। चलिए जी, आगे देखते हैं यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ड्यू टू इट्स सॉफ्टनेस, पाउडर्ड ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ lubricant फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसी वजह से जो पाउडर्ड ग्रेफाइट होता है, इट इज़ यूज्ड एज अ lubricant फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी के जो फास्ट मूविंग पार्ट्स होते हैं उनको जो है उनमें ग्रेफाइट यूज़ करा जाता है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, ग्रीस। ग्रीस सुना है ना आपने? ग्रीस एक सब्सटेंस होता है, तो ग्रीस लगाया जाता है साइकिल में, मोटर बाइक्स में, स्कूटर में, कार्स में, वहाँ पर यूज़ करा जाता है जहाँ पर भी मूवेबल पार्ट्स होते हैं मशीनरी के। तो वो सब इसी से बनता है, ग्रेफाइट से। सेकेंडली, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स या फिर ग्रेफाइट कार्बन इलेक्ट्रोड्स जो हैं ड्राई सेल्स के, वो बनाने के काम आता है। तो ड्राई सेल्स ऐसे हो गए जैसे कि जो बैटरी होती है, तो बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं, तो बैटरी के टर्मिनल तो कंडक्टिंग होने चाहिए ना, उसमें से तो करंट पास हो जाना चाहिए। अगर उसमें से करंट पास नहीं होगा तो फिर वो बैटरी किस काम की। तो वो जो कंडक्टिंग टर्मिनल्स हैं वो ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं, उसी को बोल रहे हैं ये इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स वही कैथोड और एनोड जो होते हैं, तो वो आपके ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। थर्ड देखिए, ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर्स ऑफ अवर पेंसिल्स कॉल्ड पेंसिल लेड्स एंड ब्लैक पेंट्स। तो जो ग्रेफाइट है वो हमारी जो पेंसिल्स होती हैं, उन पेंसिल्स के जो कोर होते हैं, मतलब पेंसिल इस तरीके की होती है कि अगर देखा जाए तो वुडन सिलेंडर होता है, बीच में से हॉलो होता है, वुडन सिलेंडर होता है इस तरीके का, ऐसे। तो इसके बीच में ये जो है, ये मतलब एक तरीके से हॉलो होता है, पाइप की तरह होता है। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर वो भर दिया जाता है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट नहीं भरा जाता, ग्रेफाइट पूरा भर देते हैं यहाँ पर अंदर, पूरे में ग्रेफाइट भर देते हैं। ग्रेफाइट नहीं होता, ग्रेफाइट के साथ में थोड़ी सी मिक्सिंग करी जाती है लेड की। लेड मतलब शीशा, क्योंकि ग्रेफाइट इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि अगर आप सिर्फ उसी की पेंसिल बनाएंगे तो वो ऐसी बन जाएगी जैसे कि काजल होता है, वो फैलता चला जाएगा, तो उससे आप लिख नहीं सकते। तो उसके अंदर थोड़ा सा लेड मिक्स कर दिया जाता है। लेड मिक्स करने से थोड़ी सी उसके अंदर हार्डनेस आ जाती है, हार्डनेस की वजह से फिर आप प्रॉपर्ली उससे लिख पाते हैं। चारकोल पेंसिल में क्या होता है? चारकोल पेंसिल में ग्रेफाइट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। वो जनरली पेंटर्स वगैरह वो यूज़ ज़्यादा जल्दी करते हैं। टूटते हैं हाँ, वो ज़्यादा जल्दी टूटती है। ज़्यादा जल्दी टूटती भी, ज़्यादा जल्दी घिसती भी है वो, ये होता है। सर उसको टच करते हैं ना तो सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है ज़्यादा, ये वो वही चीज़ है ना, वो सॉफ्ट इसीलिए तो हो गई कि भाई उसमें ग्रेफाइट की क्वांटिटी ज़्यादा है, लेड की क्वांटिटी कम है। सर वो भी पेंसिल होती है तो और डार्क करते मेनली चारकोल ही होती है वो वही वाली उसी की बात कर रहे हैं। तो वो जनरली वो पेंटर्स जो होते हैं कि भाई पेंटर्स के पास में अगर आप देखेंगे तो वो पेंट जो है, वो पेंटर्स जो हैं जो पोर्ट्रेट बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? पेंसिल की हेल्प से बनाते हैं। अब उसमें पेंसिल भी अलग अलग तरीके की होती है उनके पास। तो जैसे किसी का चेहरा बनाना है, उसके बाल बनाने हैं, तो बाल तो बहुत घने होते हैं, तो बालों की जगह पर फिर वो फटाफट अगर वो नॉर्मल पेंसिल लेंगे तो पता चला वो बंदा घिसता ही रहेगा उसको, तो वो चारकोल वाली पेंसिल होती है तो फटाफट उसको करके बना देते हैं। अगला देखिएगा, जो थर्ड एलोट्रोप आता है दैट इज कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरीन। तो बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन containing clusters of 60 carbon atoms joined together to form spherical molecules. बकमिंस्टर फुलरीन भी कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, containing clusters of 60 carbon atoms। उसके अंदर कार्बन एटम्स के 60 कार्बन एटम्स के क्लस्टर्स होते हैं। क्लस्टर्स का मतलब ग्रुप्स होते हैं। दे आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। तो वो इस तरह से जुड़े होते हैं ताकि स्फेरिकल मॉलिक्यूल यानी कि एक बॉल तैयार हो जाए। तो उसको वो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए ऐसे कि बीच में होगा एक पेंटागन और उसके चारों तरफ होंगे हेक्सागन्स। जो स्टैंडर्ड फुटबॉल होती है उसमें बीच में आपको पेंटागन मिलेगा, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम ऐसे,
और फिर हर एक जो इसका जो एज होता है, हर एक एज पर एक एक हेक्सागन बन जाएगा ऐसे। इस तरफ भी हेक्सागन, इस तरफ भी, ऐसे हेक्सागन बनते चले जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है C60, मतलब ये कोई एलिमेंट ही है, लेकिन एलिमेंट होने के बावजूद एलिमेंट का तो सिंबल होता है सिर्फ C, लेकिन इस एलिमेंट का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है C60, क्योंकि ये हमको मिलता ही इस फॉर्म में है कि कार्बन ही कार्बन होता है, लेकिन कार्बन के 60 एटम्स का एक क्लस्टर होता है, एक ग्रुप होता है, और वो ग्रुप इस तरीके का होता है कि बीच में पेंटागन होगा, इधर पांचों साइड पर एक एक हेक्सागन चिपका हुआ होगा। तो वो ना बॉल्स के जैसा होता है, बॉल की शेप होती है, स्फेरिकल बॉल जैसी शेप होती है। तो आप ये देखिएगा, सिंस देयर आर 60 कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फुलरिन, सो इट्स फॉर्मूला इज C60। इसका फॉर्मूला होता है C60। Its formula is C60. It is a football-shaped spherical molecule in which 60 carbon atoms are arranged in interlocking hexagonal and pentagonal rings of carbon atoms. तो इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स होते हैं कार्बन एटम्स की, वो इस तरीके से एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनाते रहते हैं। उसके बाद देखिए, एन इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन विच द 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन डिफर इन देयर हार्डनेस। पहला है डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड, दूसरा है ग्रेफाइट इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, और तीसरा है बकमिंस्टर फुलरिन इज नाइदर वेरी हार्ड नॉर वेरी सॉफ्ट। जो बकमिंस्टर फुलरिन है ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायमंड और ग्रेफाइट के बीच की होती है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती है। अगला देखिए, एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 14, अब क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैज़ 2 कॉमन एलोट्रॉप्स A एंड B हैज़, हाँ जी, ग्रुप 14 बताता हूँ आपको। असल में क्या है ना कि ग्रुप 14 में ऐसा होता था कि जो पीरियोडिक टेबल होती है, हाँ वो सिलेबस में अभी नहीं है, तो ऐसा होता है कि जैसे ग्रुप 1 होता है, तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे उनकी वैलेंसी 1 होती है। ग्रुप 2 में जितने भी होते हैं उन सबकी वैलेंसी 2 होती है। ग्रुप 3 में जितने भी, ग्रुप 3 नहीं होता, मतलब 3 तो होता है पर वो 3 में मेटालॉइड्स वाले एलिमेंट्स आते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाता है, सीधा 13 में पहुँचते हैं। डी ब्लॉक कैंसिल। हाँ, तो 13 जो होता है, 13 जो ग्रुप है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी 3 होती है, ऐसी 14 वाले की 4, 15 वाले की 5, इस तरह से होता है। तो आप ये देखिए कि जितने भी ग्रुप 14 में होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। तो ये बताने के लिए डायरेक्टली कार्बन ना बोलकर ये उसको बोल रहे हैं एक एलिमेंट है जो कि ग्रुप 14 में बिलोंग करता है, ग्रुप 14 में लाई करता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैज़ 2 कॉमन एलोट्रॉप्स A एंड B। तो जैसे ही मुझे ये पता चला कि एक एलिमेंट है वो ग्रुप 14 में लाई करता है, ठीक है, तो उसी से हमको ये समझ में आ गया कि वो जो एलिमेंट है वो शायद उसकी वैलेंसी 4 होगी, ये तो कन्फर्म है कि उसकी वैलेंसी 4 होगी। साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि उसके 2 बड़े कॉमन एलोट्रॉप्स हैं। तो कार्बन के वैसे तो 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन कॉमन एलोट्रॉप्स 2 ही हैं, ये रेयर मिलता है बकमिंस्टर फुलरिन में। तो 2 कॉमन एलोट्रॉप्स हैं, तो इससे थोड़ा सा और हिंट हमारा पक्का हुआ, थोड़ा सा और हमको कंफर्मेशन मिला कि ये कार्बन की ही बात हो रही है। उसके बाद बोलते हैं A इज़ वेरी हार्ड एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल B इज सॉफ्ट टू टच एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे कंफर्म हो गया कि ये कार्बन की ही बात हो रही है कि A बहुत हार्ड है, यानी कि डायमंड बहुत हार्ड है, और B बहुत सॉफ्ट है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ग्रेफाइट की बात हो रही है। तो हम कंफर्म हो गए, श्योर हो गए। उसके बाद देखिए, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, नेम ईच ऑफ दीज एलोट्रॉप्स। उसके भी एलोट्रॉप्स होते हैं नहीं होते, जैसे ही एलोट्रॉप्स की बात आई और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ बता दी तो हम बिल्कुल डबल श्योर हो गए कि हाँ ये कार्बन की ही बात हो रही है। तो नेम ईच ऑफ दीज एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। तो अब इसके आंसर को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, आप आ जाइए पेज नंबर 5 पर। यहाँ तक बताइए बेटा, ऑनलाइन वालों को क्लियर है सब? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिएगा, a boy sharpens a pencil at both the ends and then uses its back ends to complete an electric circuit। एक बॉय है, वो एक पेंसिल को शार्प कर देता है, दोनों तरफ से शार्प कर देता है,
दोनों एंड से शार्प कर देता है, ऐसे करता है। तो पेंसिल को शार्प कर दिया। अब पेंसिल को शार्प करने के बाद में उसने कहा कि एंड यूजेज इट्स बैक एंड्स टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मान लीजिए यहाँ पर उसने एक वायर बांध दिया इस तरफ, और वायर बांधकर इधर एक बल्ब लगा दिया, और दूसरा वायर इधर बांधा और उस वायर को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, और इधर वाले वायर को इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वो कहेंगे कि क्या करंट फ्लो करेगा, तो हम कहेंगे हाँ करंट फ्लो करेगा, और ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि ये इससे कनेक्ट करा है इसने, इसने इसको लकड़ी से नहीं बांधा वायर को इसने बांधा है किससे, इसके साथ में, ग्रेफाइट के साथ। ग्रेफाइट में हालांकि थोड़ा सा लेड भी मिक्सड है, पर कोई बात नहीं, उसने इसको ग्रेफाइट से बांधा, इधर भी ग्रेफाइट से बांधा, और अंदर ग्रेफाइट का पूरा ग्रेफाइट ही है ये पूरी की पूरी अंदर जो है। बाहर से ही तो लकड़ी का है लेकिन अंदर से तो ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट के थ्रू करंट फ्लो कर जाएगा तो बल्ब ग्लो करेगा। तो वो यही बोल रहे हैं, will the current flow through the electric circuit? Give reason for your answer, name the black substance of the pencil. So yes, the current will flow through the electric circuit. This is because the black substance of a pencil is graphite, and being a good conductor of electricity, the graphite core of pencil allows the electric current to flow through it. तो इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू फ्लो कर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखें, a piece of black electrode used in dry cell on strong heating in air gave a colorless gas which turned lime water milky. तो पहले सेंटेंस से सारा कुछ बता दिया इन्होंने कि ड्राई सेल में एक कलर एक एलिमेंट है जिसको एक ड्राई सेल में हम यूज़ करते हैं। तो ड्राई सेल के इलेक्ट्रोड बनाने में किसको यूज़ करा जाता है, ग्रेफाइट को। वो बोल रहे हैं कि इट गेव अ कलरलेस गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, वो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देता है, वाइट कलर का बना देता है लाइम वाटर को। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वो ग्रेफाइट ही है। अब वो कह रहे हैं व्हाट वाज द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, तो हमें समझ में आ गया कि उस इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या है, ग्रेफाइट है। तो वी नो दैट ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स। सो द पीस ऑफ ब्लैक इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द ड्राई सेल is made of graphite, which is an allotrop of carbon. This is confirmed by the fact that the piece of electrode on strong heating in air gave a colorless gas carbon dioxide which turned lime water milky. तो हम जानते हैं कि कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इससे समझ में आ गया कि ये ग्रेफाइट की बात करी जा रही है। ठीक है जी, उसके बाद अगला देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहला पॉइंट, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कार्बन कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी लो होता है, कम होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उसके बाद देखिएगा सर कार्बन का भी लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है, लिक्विड फॉर्म में, हाँ क्यों नहीं मिल सकता, मॉडर्न स्टेट में क्यों नहीं मिल सकता। सर नेचुरली, हाँ सर नेचुरली, नेचुरली तो नहीं मिलता, नेचुरली नहीं मिलता। सर डायमंड का कितना मेल्टिंग पॉइंट होगा? बहुत ज़्यादा होता है, आई थिंक 3500 के करीब होता है। सर लेजर इसमें लेजर कहते हैं लेज़र का, सर, जो लेजर बीम होते हैं उससे काटते हैं ना। डायमंड को लेज़र बीम से कहाँ काटता है, डायमंड को डायमंड से काटता है। वो आर्टिफिशियल डायमंड्स होंगे, नेचुरल डायमंड तो डायमंड से ही कटता है। आर्टिफिशियल लेजर से भी कट जाता है। सर लेजर तो सर लाइट बीम ऑफ लाइट होती है, बीम ऑफ लाइट तो है, वो कैसे कैसे काट काट लिया। लिया, बीम ऑफ लाइट भी काट देती है, वो गलत नहीं कह रहा। जैसे आपने सुना होगा ना कि लेज़र से आजकल ऑपरेशंस होते हैं, तो कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं, कई लोगों का मतलब चेहरे के अंदर कोई गांठ पड़ गई है, कोई सिस्ट डेवलप हो गई है, तो वो लेज़र बीम से करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले पूरे चेहरे को काटेंगे फिर उसके बाद अंदर ऑपरेशन करेंगे, तो वो ज़माने अब ख़त्म हो गए। अब बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो लेज़र बीम से हो जाते हैं। तो लेज़र बीम की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब लाइट रेज बार बार टक 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 करके एक सिस्ट पर स्ट्राइक करेंगे, तो वो स्ट्राइक कर करके उसको सिस्ट को डैमेज करने लगता है। और फिर जब सिस्ट डैमेज होती है
तो वो मतलब धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, छोटे छोटे उसके पीसेस बन जाते हैं, फिर दवाइयों से उसको रिमूव करा जा सकता है। मतलब वो मेडिकल टर्म है, किस तरह से क्या करते हैं वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन लेज़र से ऑपरेशन होते हैं, स्टोन्स के ऑपरेशन होते हैं अब तो लेज़र से, तो उसके लिए भी किसी चीज़ को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाहर से ही कर देते हैं। सर जैसे भी आपने कहा कि कार्बन कंपाउंड्स है लो वेटिफाइड, तो सर डायमंड का कितना हाई है? डायमंड का हाई होता है और जो ग्रेफाइट है ग्रेफाइट का लो होता है। सर जो बस लोग लोई की बोलते हैं। हाँ क्या कहाँ पर है? सर सेकंड पॉइंट, कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग लो वेटिफाइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कार्बन कंपाउंड्स की बात हो रही है, कार्बन की बात नहीं हो रही, कार्बन कंपाउंड्स की बात हो रही है। और कार्बन कंपाउंड तो ये भी है ना, जो हमारे घर में जो गैस है, जो घर में गैस आ रही है, ये पाइप्ड नेचुरल गैस है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ब्यूटेन होती है। अब आप ये ब्यूटेन की अगर हम बात करें तो ब्यूटेन तो जरा सा आग लगाए और पूरी की पूरी जल जाती है, तो वो कार्बन का कंपाउंड है, उसके साथ हाइड्रोजन की मिक्सिंग करी गई है, सही है ना। अगर सिर्फ कार्बन की बात करें, डायमंड प्योरली कार्बन है। प्योर कार्बन, ऐसी ग्रेफाइट प्योर कार्बन, उसमें कोई और एलिमेंट जुड़ा हुआ है ही नहीं। नेक्स्ट देखिएगा पेज नंबर 6 में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर इन ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सारे के सारे प्लांट्स में, एनिमल्स में, इन सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हमको मिलते हैं। दो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, hydrogen carbonates and carbides are also carbon compounds but they are not considered to be organic compounds। तो क्या होता है कि जितने भी हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं ना कार्बन के, वो सारे के सारे भी तो कार्बन कंपाउंड्स हैं, लेकिन उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते। इसका भी एक रीज़न होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, देखिए केमिस्ट्री में एक चीज़ हम बताएंगे उसका एक्सेप्शन तैयार है, लेकिन ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड्स में क्या होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम ये कहें कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ये ट्रू नहीं है, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन कंपाउंड्स होंगे, ये कंफर्म है, ये पक्का है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ा होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स हैं तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते, समझ गए। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, CO2, तो CO2 भी तो कार्बन का ही एक कंपाउंड है, भले ही गैस ऊपर है तो कार्बन का कंपाउंड, तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, ठीक है। हाँ, अगला देखते हैं। अगला है अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक में कार्बन के अलावा कितने एलिमेंट्स हैं? कार्बन के अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। भाई कार्बन के साथ में जो जुड़ने वाला होता है उसमें हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन अगर कार्बन के साथ जुड़ जाए तो हम ये कहेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन हमेशा ऐसा ही होगा ये ट्रू नहीं है, उसके एक्सेप्शंस भी आपको मिलेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने, बहुत सारे, बिलियंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन हम सारे कार्बन कंपाउंड्स को फिर मैं वही बोलूँगा कि CO2 एक कार्बन कंपाउंड है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये चीज़। आगे आप देखेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड्स मोर देन 5 मिलियन। तो 5 मिलियन से भी ज़्यादा हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और वो सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स ही हैं। अच्छा, वन रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स इज दैट कार्बन एटम्स कैन लिंक विद वन अनदर बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो क्या है कि कार्बन जो है वो बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है, कार्बन की ये प्रॉपर्टी है, इस वजह से 5 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम ये कहते हैं दूसरा रीज़न, another reason for the existence of a large number of organic compounds or carbon compounds is that the valency of carbon is 4। दूसरा क्या है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 ये है कि 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो 4 बॉन्ड बनाएगा, पता चला एक जगह हाइड्रोजन को भी जोड़ सकता है, क्लोरीन को भी जोड़ सकता है, तो उसके पास 4 अलग अलग वैकेंसीज हैं। वैलेंसी का मतलब क्या है कि वैकेंसीज हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में जुड़कर बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। तो 2 रीज़न आएंगे। वो 2 रीज़न क्या है कि एक तो ये कि उसकी वैलेंसी 4 है, यानी कि वो टेट्रावैलेंट है, और दूसरा रीज़न ये कि कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कैटनेशन, जिसमें वो बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। तो ये एक रीज़न हो गया कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होने का। उसके बाद है पेज नंबर 6 पर ही हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आपको, आज इतना ही कर लीजिए, और कल के टेस्ट की तैयारी करिए। दोनों बैचेस में होगा 3:30 से 4:30 और 8 से 9, पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
फिर मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास अगर कोई भी बुक है, सब ऐसे कर लिए सर, आरडी है या आरएस है, उसमें से सीबीएसई वाले उठा लेना बस। जैसे सारे के लिए बहुत बड़ी उन्हीं में से कोई ना कोई आपको मिल जाए। सर एक बार वहाँ पे हाँ सर एक बार सर अलियंस में दे देना सर, जिससे आप पेपर मेरे पास है नहीं, मैं तो आरडी में से बनाता हूँ। सर कल मेरा साइंस का प्री बोर्ड है, मतलब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पता है जो आएगा ही आएगा, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन? साइंस में यस सर। ऐसे तो सारे क्वेश्चंस क्या बताऊँ आपको, जैसे ये कार्बन वाला है, कार्बन वाले चैप्टर में अगर हम देखें तो कार्बन वाले चैप्टर में नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, आइसोमर्स वाले क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वहीं पर अगर हम फिजिक्स की बात करें तो रिफ्रैक्शन में मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला पर न्यूमेरिकल्स वो ज़रूर आ सकते हैं। और ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, ठीक है, और एडवांस्ड सनराइज डिलेड सनसेट, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देख लीजिए, कर लीजिए, इन सबको कर लीजिए, और कुछ अगर किसी चैप्टर में पर्टिकुलरली पूछना हो तो बताना मेरे को। ओके सर, मैं ये नहीं पूछना है। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। ओके।
इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, ये बताइए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में मिसलेनियस करनी है फिर? मिसलेनियस करनी शुरू करें फिर सबकी? अगर आप कहें तो पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की करा दें, नहीं तो सीक्वेंस एंड सीरीज की, परमुटेशन की, जिसकी कहें उसकी करना शुरू कर दें। लिमिट्स की करवाऊँ फिर, बोलो। चलिए देखिएगा, चैप्टर नंबर 13 की मैं मिसलेनियस करवा रहा हूँ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की। ईशा, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है।